एक ऐसा अद्भुत मशीन है जो कि वो हर तरह का काम अपने नॉलेज के अनुसार कर पाता है, जो कि वो हर तरह का कलर डिटेक्ट कर सकता है, कौन सा क्या कलर है, क्या टेस्ट है, या किस तरह का ट्यून है, क्या है, वाइब्रेशन हो, या हर चीज़ देख के बता सकता है कि ये क्या है क्या नहीं है। हर तरह का सेंस है उस मशीन के पास। वो बोल सकता है, वो आवाज़ को सुन भी सकता है, और वो हर तरह के सेंस को डिटेक्ट करके बता सकता है कि ये क्या है। अगर उसके पास नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग, अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग उस चीज़ को बना के उस चीज़ को यूज़ भी करता है। ऐसा एक अद्भुत मशीन है जो कि हर तरह का काम कर पाता है। आखिर ये मशीन क्या है? मशीन यानी जो इंसान है, ह्यूमन बॉडी है, इसके अंदर ऐसा क्या है, ऐसा क्या मशीन है जो हमारे कॉन्शियस माइंड को हर वक्त एक्टिव रखता है। और कॉन्शियस माइंड जब एक्टिव रहता है तो उसके कंट्रोल से हमारा जो बॉडी ऑर्गन है वो परफेक्ट काम करता है। तो जब हम जब देखते हैं कि आखिर क्या है, तो उसमें जब नज़र आता है, जब हम सारे ऑर्गन्स को देखते हैं और उसका जो कनेक्टिविटी है, उसका जो मैप है, सारे ऑर्गन का जो एक दूसरे से लिंक है, एक कॉन्शियस माइंड को एक्टिव रखने के लिए, वो इतना यूनिक है कि हमें समझ नहीं आता कि इतना अच्छा तालमेल कैसे है। कि जैसे मानो कि हम अर्थ पे हैं और अर्थ जो मूव कर रहा है हमारे गैलेक्सी में, और वहाँ पे जो सारे स्टार और हमारा सौरमंडल जो है सब एक दूसरे का तालमेल बैठा के अपने मूव कर रहे हैं, और कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, एक बराबर वो काम कर रहे हैं, एकदम एक्टिव है, उसमें कुछ प्रॉब्लम, प्रॉपर तालमेल बैठा के। जस्ट वैसे ही हम अर्थ में, हम इंसान के अंदर जो हमारे बॉडी ऑर्गन है वो भी एक दूसरे से ऐसे ही कनेक्टिविटी है, और वो अपना परफेक्ट काम कर रहे हो उसमें, जब तक कि कोई उसमें इन्फेक्शन ना आए या कोई छोटा मोटा बीमारी ना हो, वो परफेक्ट काम करते हैं। और उसके क्या होता है, कॉन्शियस माइंड का जन्म होता है। तो ये सोच के लगता है कि अरे इतना अच्छा मशीन, इतना यूनिक मशीन आखिर किसने बनाया होगा। ये मशीन जो बना, ये कहाँ से बना होगा, इसका कोडिंग किसने किया होगा। जैसे कि हम इंसान अपने को परफेक्ट रखने के लिए कुछ छोटे मोटे मशीन बनाते हैं, रोबोट बनाते हैं, और कुछ भी स्पेस पे जाते हैं तो वहाँ का एक अलग सा ड्रेसअप होता है, तो ये सब बनाते हैं। तो ऐसे ही कहीं हमारे कॉन्शियस माइंड में जो नैनो पार्टिकल है, वही तो नहीं हमारे इस शरीर की रचना की हो, यानी कि उसके डीएनए की रचना कहीं वही जो परम आत्मा, जिसे हम क्रिएटर गॉड बोलते हैं, उन्हीं की तो रचना नहीं है। ऐसा जब हम देखने जाते हैं, सारा फंक्शन एक ध्यान से देखते हैं कि हमारे देखने की शक्ति हो, या सुनने की, या बोलने की, या हमारे इंटरनल बॉडी में जो तालमेल है उसका एक एक फंक्शन देखो, तो हैरान हो जाते हैं कि सही में ये अपने से बना हुआ है, या कोई क्रिएटर है जो कि जो डीएनए है उसका क्रिएटर कोई गॉड, जिसे हम गॉड बोलते हैं, उन्होंने बनाया, या ये नेचर का दिया अपना ये खेल है, जो केमिस्ट्री का खेल है, उसके थ्रू अपने आप बनता हो। तो लेकिन फिर भी सोच में लगता है कि इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है, कोई इंसान इतने परफेक्ट से कैसे बना होता। हर जगह जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है, जहाँ पे लगता है ये बॉडी के लिए ज़रूरत नहीं है, इसे बॉडी से बाहर निकालो, इस तरह से कोडिंग किया गया है। तो आखिर क्या है, आज हम इसी को देखते हैं कि आखिर हम जो ह्यूमन बॉडी है ये कैसे, जैसे कोई मशीन है तो उसकी सफाई की भी ज़रूरत हमें पड़ती है, उसे नहीं, वो खुद से नहीं करता, लेकिन ये ह्यूमन बॉडी है,
इसके अंदर ये सब करने के साथ साथ वो अपने बॉडी को क्लीन भी करता है, यानी डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है और सारा फंक्शन भी खुद से करता है। बस क्या चाहिए इस मशीन को, बस थोड़ा सा भोजन और जो इन्वायरमेंट, अनुकूलित इन्वायरमेंट है वो इन्वायरमेंट चाहिए। इतना ही में ये मशीन परफेक्ट काम करता है, इसके आगे सब मशीन फेल होता है। तो आज यही जानते हैं कि ये कैसे तालमेल बैठाता है, ये सारे जो ऑर्गन है, इस ऑर्गन का कनेक्टिविटी इतना कैसे है, इसको थोड़ा समझते हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ये सब ऑर्गन है, जो छोटे छोटे ऑर्गन है मशीन के फॉर्म में काम करते हैं, वो कॉन्शियस माइंड को एक्टिव रहने के लिए। तो आखिर पहले ये कौन कौन से मेन जो होते हैं, जो है कि मेनली स्टमक है, स्प्लीन है, पेंक्रियाज है और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ये क्या है, ये डाइजेस्टिव के लिए होता है, जो हम फूड लेते हैं मेन उसको पचाने के लिए होता है। उसके बाद लीवर आ जाता है, लीवर, हार्ट, किडनी, लंग्स, इतना जो है ये सब मिलके क्या करते हैं, हमारे पूरे बॉडी को, मसल्स को, हमारे मूवमेंट को, हमारे कॉन्शियस माइंड को, ये सारे ऑर्गन जो है मशीन के फॉर्म में इनसे फंक्शन होता है और सारा हम एक्यूरेट वर्क कर पाते हैं। तो इसका जो कनेक्टिविटी है सभी का ऑर्गन का, ये कहाँ से होता है, तो मेनली जो ये सब एक दूसरे से लिंक होते हैं और प्रॉपर वर्क करते हैं, तो इसमें मेनली जो 3 चीज़ होता है, ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक सिस्टम और न्यूरॉन्स यानी नर्वस सिस्टम, जो ब्रेन से, यानी नर्वस सिस्टम क्या है, वो सारे चीज़ को सेंस करता है, इंटरनल बॉडी के वर्क को और बाहर के इन्वायरमेंट को सेंस करके कहाँ कॉन्शियस माइंड में जाता है। तो ये हमारा कॉन्शियस माइंड को क्या है, न्यूरॉन्स मैसेज पहुँचाता है इन बॉडी का और बाहर के इन्वायरमेंट का। तो यानी 5 सेंस से हमें न्यूरॉन्स का यही काम है। उसके यहाँ पे आ गया ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स जो होता है, ब्लड वेसल्स ये सारा कनेक्टिविटी जोड़ता है सारे ऑर्गन से, जितने भी ऑर्गन्स हैं वहाँ से सबका कनेक्टिविटी है। और एक पाथ है, मैप है, जैसे कि हर चीज़ का रोड मैप होता है, कनेक्टिविटी, हमें कहाँ से कहाँ जाना है। हमें जैसे इंडिया से कहीं बाहर जाना है तो उसके लिए क्या है, एयर मैप होता है, एयर के थ्रू जाइए आप, या रोड मैप है। तो अगर हम एक जगह से दूसरे जगह जाना है, कोई सामान को पास कराना है, तो रोड मैप है, तो रोड के तरह मैप बना होता है। और ये मैप जो है पहले से फिक्स होता है। या पानी वाला वे है तो पानी का भी मैप होता है पानी में, और वो मैप जो होता है फिक्स है। जैसे एरोप्लेन का क्या है, एयर का भी मैप क्या है, उसी कहीं से कहीं का डेस्टिनेशन है, तो मैप वही होगा, वहीं से वहीं जाना है। या किसी भी हमें कहीं एक जगह से दूसरे, तो उसका एक फिक्स मैप है, तो वही रास्ते से वो जाएगा जो भी सामान ले जाना है। तो हमारे जो ब्लड वेसल्स है, हर टिश्यू ऑर्गन में वो फिक्स है, कहाँ पे क्या है। वो अगर कोई सेल डेवलप हो रहा है तो पहले से ही वो अपना क्या है, मैप लेके ब्लड वेसल्स, जो रास्ता है, भाई मेरे घर का रास्ता ऐसे ऐसे है, बाहर का यहाँ तक ब्लड वेसल्स आएगा, तो उस तरह से उसमें बना होता है। बस वो मेन जो ब्लड वेसल्स होता है उससे जाके वो जुड़ जाता है। तो इस तरह से क्या है, ब्लड वेसल्स जो मैप है वो एकदम परफेक्ट बना होता है। बस उसमें क्या है, ब्लड का सप्लाई होते रहता है। तो जो भी उस सेल टिश्यू को ज़रूरत होता है उस ब्लड में अवेलेबल होता है और उस फंक्शन के अकॉर्डिंग उन्हें मिलता है। और यहाँ पे आता है फिर दूसरा लिम्फेटिक सिस्टम। तो यहाँ पे लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, तो अब क्या है, यहाँ पे जो भी काम होता है तो उसमें कुछ ना कुछ गंदगी जमा होता है। टिश्यू सेल, हम कुछ भी काम करते हैं, कहीं भी कुछ भी काम करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ गंदगी निकलता है, तो उसका सफाई भी करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है, तो जो भी काम में जो गंदगी मिला, या बाहर से आया या सेल के ही अंदर जो अंदर का ही गंदगी है, तो उसको सफाई करने का काम करता है। वो एज ए डक्ट होता है, ड्रेन, सब को ड्रेन करने का काम करता है, बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। यानी ये इम्यून सिस्टम का काम करता है लिम्फेटिक सिस्टम। तो मेनली ये जो 3 है, तीनों का रास्ता एक ही है, सब जगह एक ही रास्ता से होके जाते हैं। यानी जहाँ जहाँ रोड मैप है तीनों का वहीं वहीं होता है। और ये जो लिम्फेटिक सिस्टम और
जो ब्लड वेसल्स होता है ये कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वहाँ पे अरेंज होता है, वहाँ पे सारा बना होता है, और बाकी सब में डोर की तरह होता है, रिसेप्टर की तरह होता है, सेल के अंदर जाने का रास्ता होता है, वो वहाँ से अंदर बाहर से अंदर, जैसे हम लोग के घर में डोर होता है तो बाहर से ही सामान ले लेते हैं, और फिर तो उसी तरह सेल में भी होता है, ब्लड वेसल्स बाहर में ही सामान छोड़ के जाता है, जो भी होता है वो वहाँ से ले लेते हैं। तो इस तरह का अरेंजमेंट होता है। जो ये ऑर्गन है ये क्या है, किससे बने होते हैं? इसका सबसे छोटा पार्ट सेल होता है, और एक टाइप का सेल मिलके एक टिश्यू बनाता है, और बहुत सारे टिश्यू, अलग अलग टिश्यू मिलके एक ऑर्गन को कंप्लीट बनाते हैं। तो मेनली ये टिश्यू जो टाइप होता है ये एपिथेलियल टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, मसल्स टिश्यू और नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू में क्या आ गया? नर्वस टिश्यू में हमारा न्यूरॉन्स, ब्रेन वगैरह आ गया। फिर जो ये हमारा एपिथेलियल टिश्यू है ये हमारा स्किन, आउटर स्किन और इनर स्किन बनाने में, किसी ऑर्गन है तो उसके अंदर का स्किन और बाहर से जो लेयर होगा वो एपिथेलियल टिश्यू का ही होगा। उसके बाद भी मसल्स आएंगे, मसल्स के बाद जो होता है फिर ऑर्गन्स वगैरह है, और सबसे इंटरनल क्या होता है? बोन होता है। तो मसल्स टिश्यू और ये जो हमारा स्किन वाला पार्ट है, मतलब मसल्स के बीच का जो होता है उसमें कनेक्टिव टिश्यू होता है, वो जोड़ने का पार्ट करता है। और ये कनेक्टिव टिश्यू में ही सारे क्या होते हैं? मैप बने होते हैं, ब्लड वेसल्स के हैं, या जो भी चीज़ है, लिम्फेटिक सिस्टम है, या जो भी है ये कनेक्टिव टिश्यू में ही होता है सारा। और सेल के अंदर क्या होता है? सारे फंक्शन होते हैं, साइटोप्लाज्म होते हैं, उसमें कोई भी बाहरी चीज़ नहीं जाता। बाहरी चीज़ जो भी है वो कनेक्टिव टिश्यू में होता है, वो बाहर का जगह होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर जगह होता है, जहाँ पे मसल्स और एपिथेलियल टिश्यू को डिवाइड करता है, किसके थ्रू? कनेक्टिव टिश्यू से, उससे वो लिंक होते हैं। और सारे ब्लड वेसल्स का अरेंजमेंट हो या लिम्फेटिक सिस्टम या न्यूरॉन, सब वहीं से कनेक्टेड होते हैं, वहीं से सारा मैसेज आता जाता जो होता है इसी से होता है। और ये बोन जो होता है ये भी कनेक्टिव टिश्यू में आता है, लेकिन ये सपोर्ट के फॉर्म में होता है, वो हमारे बॉडी को सपोर्ट के फॉर्म में वो सपोर्ट करता है, उस तरह से वो कनेक्ट करता है हमारे मसल्स को, और हमें एक्टिव रखने में वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करता है। तो वो सपोर्टिव टिश्यू भी इसे बोलते हैं। तो इस तरह से क्या है, कनेक्टिव टिश्यू जो है उसके अंदर सारा मैप बना होता है, टिश्यू के अकॉर्डिंग कौन से ऑर्गन में कैसा मैप है उस पर डिपेंड करता है। तो इस तरह से हो गया। तो सबसे पहले ब्लड वेसल्स को समझते हैं। ब्लड वेसल्स में क्या होता है? ब्लड होता है। तो ये ब्लड क्या होता है? ब्लड मेनली प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसी, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, ये चारों का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है, रेशियो होता है उसके। तो उसमें और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो भी ट्रांसफ़र ले जाया जाता है, जो भी टिश्यू सेल्स को ज़रूरत होता है, यानी कि प्रोटीन हुआ, फैट हुआ, ग्लूकोज हुआ, इस तरह से हार्मोन्स वगैरह, बहुत सारे जो भी ज़रूरत का सामान है इस ब्लड के ही थ्रू पहुंचता है टिश्यू सेल्स के पास। तो ये जो ब्लड है हर आदमी का सेम नहीं होता है, हर आदमी का अलग अलग होता है, ब्लड का टाइप होता है, और जो कि ये जेनेटिक होता है, जीन के अकॉर्डिंग होता है। तो ये जो ब्लड का टाइप होता है मेनली ए, बी, ओ और ए बी, ये चार टाइप होता है। और चार को ए निगेटिव, ए पॉजिटिव, बी निगेटिव, बी पॉजिटिव, इस तरह से ओ निगेटिव, ओ पॉजिटिव, ए बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ऐसे होता है। तो ये निगेटिव पॉजिटिव कैसे होता है? तो RH फैक्टर होता है। तो RH फैक्टर जो होता है उसमें जो होता है डी एंटीजन होता है, डी एंटीजन। RH फैक्टर निगेटिव है यानी कि इसमें डी एंटीजन नहीं है। अगर RH पॉजिटिव है तो यानी कि इसमें डी एंटीजन अवेलेबल है। डी एंटीजन जो होता है क्या होता है? ये एक बहुत बड़ा प्रोटीन का पीस होता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होता है जो कि बड़ा साइज में होता है। और यहाँ पे ए बी क्या होता है? ए बी जो जिसमें एंटीजन होते हैं, ये भी एंटीजन और एंटीबॉडी पे डिपेंड करता है। तो ए और बी में क्या होता है? जो भी इसमें जो एंटीजन होते हैं मेनली ये कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज के बने होते हैं।
तो जो ब्लड में जो एंटीजन होते हैं वो मेनली ए बी जो होता है वो ग्लूकोज होता है कि किस ब्लड में किस टाइप का ग्लूकोज है, ये आरबीसी पे डिपेंड, ये ब्लड ग्रुप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो है कि अब ए बी कैसे डिसाइड होता है, तो ए बी यानी कि जिसके ब्लड में आरबीसी और प्लाज्मा, यानी अगर ए जिसका ए ब्लड है तो यानी आरबीसी जो है रेड ब्लड सेल्स है उसके ऊपर ए एंटीजन होगा, और ब्लड में क्या होगा, बी एंटीबॉडी होगा, यानी प्लाज्मा में बी एंटीबॉडी होगा और रेड आरबीसी में ए एंटीजन होगा। तो ये जो अगर ऐसा कॉम्बिनेशन है तो वो हो गया ए ग्रुप में, और वही बी है तो बी ग्रुप में क्या हो जाएगा, वही जस्ट आरबीसी में क्या होगा, बी एंटीजन होगा, और जो प्लाज्मा है उसमें बी एंटीबॉडी होगा। ओ में क्या है, ये जो ए बी जो है, ए बी दोनों एंटीजन जो आरबीसी पे नहीं होते, रेड ब्लड सेल्स पे एंटीजन नहीं होते, लेकिन ये जो ए बी जो कंबाइन होते हैं ये प्लाज्मा में होते हैं, यानी ए बी कंबाइन दोनों जो भी है दोनों किस में मिलेंगे, प्लाज्मा में मिलेंगे एंटीबॉडी। और यहाँ पे ए बी क्या होगा, ए बी में क्या होगा कि यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स जो है उसमें ए बी एंटीजन मिलेंगे रेड ब्लड सेल्स पे, लेकिन प्लाज्मा में ए बी एंटीबॉडी नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे ये हो गया, और इस सब में अब निगेटिव पॉजिटिव किससे होगा, तो आर एस फैक्टर में होगा, तो जिसमें अब डी एंटीजन है तो वो पॉजिटिव है, जिसमें डी एंटीजन नहीं है वो निगेटिव है। तो इस तरह से डिसाइड हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, जो ए और बी एंटीजन है तो ये क्या डिसाइड करता है, मेनली ग्लूकोज किस टाइप का है, वो किस टाइप का एब्जॉर्ब करता है वो चीज़ है, यानी कि ए में थोड़े अलग ग्लूकोज के टाइप होंगे और बी में थोड़े अलग होंगे। तो इसी तरह क्या है, ओ ग्रुप और ए बी में भी इसी तरह जैसे जैसे हैं उस तरह से डिसाइड होंगे। तो ये क्या है, मेनली ब्लड ग्रुप है। तो ये ब्लड ग्रुप क्या है, हर किसी को जिसका जो ब्लड ग्रुप है चोट लगने पे आया है तो वही ब्लड ग्रुप उन्हें दिया जाता है। अगर दूसरा दे देंगे तो क्या होगा कि उनके एंटीजन और एंटीबॉडी जो है, एंटीबॉडी वो सही से वर्क नहीं करने देंगे, वो अटैक करने लगेंगे और इस तरह से वो सही वर्क नहीं करेगा। इसीलिए हमें जब ब्लड देना होता है या किसी का है तो उसके ब्लड ग्रुप को देख के लेना पड़ता है, चेक करके लेना पड़ता है कि कौन किसको दे सकता है। जैसे ओ ग्रुप है तो ओ ग्रुप में ए बी दोनों है तो वो दोनों को दे सकते हैं, और ओ निगेटिव क्या है वो सबको दे सकते हैं, लेकिन ओ जो है ओ पॉजिटिव ओ निगेटिव को नहीं दे सकते, और ओ निगेटिव जो है ओ पॉजिटिव को दे सकते हैं, यानी ओ निगेटिव जो है वो सबको दे सकते हैं। तो मेनली इस तरह से कॉम्बिनेशन है, ए को ही दे सकते हैं, बी को ही दे सकते हैं। तो इस तरह से मतलब ब्लड को चेक करके लिया जाता है। तो मेनली यहाँ ब्लड में ऐसा होता है। ये एंटीजन क्या, तो एंटीजन जैसे कि कोई भी टिश्यू सेल्स है तो ये जो एंटीजन है तो कोई भी सेल पे उस तरह का क्या है, उसके अननोन एंटीजन है, वहाँ पे उस एंटीजन उस सेल में उस एंटीजन की ज़रूरत नहीं है, यानी वो एंटीजन छोटा सा कुछ पार्टिकल्स है, मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन का मॉलिक्यूल्स है, कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल्स है जो कि अननोन है उस सेल के लिए। वो सेल से परिचित नहीं है, चाहे वो इंटरनल हो सकता है या बाहर से जो आया है वायरस, बैक्टीरिया, पार्टिकल्स, वो सेल के लिए अनुकूलित नहीं है, वो सेल के घर का सामान नहीं है, वो नहीं है, मतलब वो नॉन नहीं है, अननोन है। तो ये हो गया एंटीजन। अब जैसे हमारे घर में हमें पता है कि क्या हमारा सामान है क्या नहीं है, मेरा सामान खुद का पता होता है, तो सिर्फ सेल को भी पता होता है कि ये मेरा सामान नहीं है, उसमें सेंसर लगे होते हैं, ये सब तो है। लेकिन ये एक नया चीज़ है जो कि एंटीजन होते हैं, इससे अलग चीज़ है। तो वो एंटीजन हो गया जो बहुत ही छोटा पार्टिकल होता है। और यहाँ पे एंटीबॉडी क्या होता है, तो एंटीबॉडी क्या होता है, उस सेल को प्रोटेक्ट करता है। वो जो एंटीजन आया वो जो एंटीबॉडी है उसको पकड़ लेगा
और उसको कैप्चर कर लेगा और वहाँ पे बहुत सारे मैक्रोफेजेस वगैरह होते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं कि ये नुकसान पहुँचा सकता है। जैसे कुछ भी गंदगी हो सकता है, जो भी है उसको जैसे हटाना है तो उसको एंटीबॉडी कैच करेगा एंटीजन को, और वहाँ पे जैसे बहुत सारे कटर वगैरह हैं, मैक्रोफेजेस हैं, ये सब क्या है लिम्फेटिक सिस्टम के पार्ट है, वो उसको छोटे छोटे टुकड़े में करके बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, सेल से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। तो यही मेन एंटीबॉडी और एंटीजन होता है जो कि लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है। ये जो एंटीबॉडी जो होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये वाई शेप में होता है, और वाई शेप में जो ऊपर का जो हो गया ये आर्म हो गया, और नीचे का हो गया लेग पोर्शन, जो कि ये जो अंदर वाला पार्ट होता है ये हेवी चेन होता है जो कि बड़े प्रोटीन से बना होता है, और साइड का जो आउटर वाला जो पार्ट होता है वो लाइट चेन होता है, हल्के प्रोटीन का बना होता है वो। और ये जो जिसके आर्म्स होते हैं, ऊपर वाला जो आर्म पोर्शन है जो हेवी चेन का होता है वो 2 पार्ट में बटे होते हैं, और नीचे लेग पार्ट जो होता है वो 2 पार्ट में बटे होते हैं, और जो लाइट चेन होता है वो भी 2 पार्ट में बटे होते हैं। तो क्या हो गया, ऊपर का क्या हो गया, एक लाइट चेन और हेवी चेन का 2 पार्ट हो गया इधर, और इधर साइड भी क्या हो गया, एक लाइट चेन और हेवी चेन का कॉम्बिनेशन हो गया, जो कि ऊपर वाले को सबको अगर भी से इंडिकेट करे तो क्या है, वो वेरिएबल हो गया, ऊपर वो चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो चेंज है वो एंटीजन का रियल है, उसको पाराटोप एरिया बोलते हैं। वहाँ पे जो भी एंटीजन अगर है सेल पे तो उसके अकॉर्डिंग उसका वो जो पाराटोप एरिया है वो एंटीबॉडी चेंज करता है, उसमें उसी टाइप का पाराटोप एंटीजन के अनुसार वहाँ पाराटोप बनता है, जो भी ऊपर का जो पार्ट है तो वो चेंज होता है, और उसमें उसके अकॉर्डिंग उसको कैप्चर करता है एंटीजन को और उसको डिस्ट्रॉय करता है। तो ये ऊपर का जो पार्ट है वो लाइट चेन, हेवी चेन एक एंटीजन को पकड़ने के लिए हो गया, फिर इधर साइड का लाइट चेन और हेवी चेन मिलके 2 एंटीजन, यानी एक एंटीबॉडी मिलके 2 एंटीजन को पकड़ सकता है, इतना कैपेसिटी है। कितने अलग अलग टाइप के ये कैच कर पाएंगे, एक एंटीबॉडी में कितने तरह का वो पकड़ सकता है, एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर सकता है। लाइट चेन जो होता है वो 6 टाइप के एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर सकता है, उतने स्ट्रक्चर को वो कैरी करता है, और ये जो हैवी चेन है वो भी 6 टाइप के एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर सकता है। तो इस प्रकार क्या है, एक टाइप का एंटीजन जो होता है वो मेनली 12 टाइप के एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर सकता है, इतना कैपेसिटी है एक एंटीबॉडी में, और एक बार में 2 एंटीजन को वो पकड़ के रख सकता है। तो मेनली ये है एंटीजन का स्ट्रक्चर कि ये जो कनेक्टिविटी होता है आर्म्स को और लेग्स से जोड़ने का, तो ये सल्फर से जुड़े होते हैं जिसे हिंज बोलते हैं, जो कि फ्लेक्सिबिलिटी बनाता है। लाइट चेन और ये जो हेवी चेन का जो आर्म्स है दोनों भी क्या है, सल्फर से जुड़े होते हैं, जो कि एक दूसरे को फ्लेक्सिबिलिटी बनाता है, वो अच्छे से एंटीजन को पकड़ सकता है किसी भी डायरेक्शन से। तो इस तरह से एंटीबॉडी और एंटीजन का जो है इस तरह से लिम्फेटिक सिस्टम काम करता है। रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और जो आरबीसी है ये कहाँ पे बनता है, तो ये मेनली बोन मेरो के अंदर बनता है, हीमेटोसाइटोब्लास्ट। तो ये स्टेम सेल होता है, इससे ये सभी जो हैं सब बनते हैं। ये जो हीमेटोसाइटोब्लास्ट है इसके 2 सेल निकलते हैं, स्टेम सेल से 2 स्टेम सेल्स निकलते हैं इसका डिवाइड होके। तो यहाँ से जो एक निकलता है उसमें माइलॉइड प्रोजेनेटर और एक लिम्फोइड प्रोजेनेटर। तो माइलॉइड प्रोजेनेटर जो होता है इसमें जो आता है इसके अंदर आ जाता है रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसी, फिर इसमें प्लेटलेट्स आते हैं। मोनोसाइट्स में से 2 टाइप के सेल्स निकलते हैं, जो कि डेंड्राइटिक सेल्स होता है और एक होता है मैक्रोफेजेस। तो ये जो डेंड्राइटिक सेल्स जो होता है ये सेंस करने का काम करता है, ये सेंसर्स का काम करता है कि कहाँ पे कौन सा एंटीजन है, मेनली ये सेंस करने का काम करता है, सेल्स होता है ये।
और यहाँ पे जो मैक्रोफेजेज होता है ये तोड़ने का काम करता है। जैसे कोई भी एंटीजन है जो नहीं है तो उसको वो छोटे छोटे टुकड़े में करके वो बाहर निकालता है, सेल से बाहर निकालने का काम करता है। तो मेनली ये मोनोसाइट ये हो गया। उसके बाद से आता है ग्रेन्युल्स टाइप का जो होता है, ग्रेनुलोसाइट में आता है 3 टाइप का आता है, स्नोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। ये 3 टाइप का, तीनों का अलग अलग काम है। न्यूट्रोफिल जो होता है ये क्या करता है, ये किसी भी सेल के अंदर जाके उसमें जो भी प्रॉब्लम है उसको वो डिस्ट्रॉय करके या वहाँ पे इंडिकेट करता है ऐसा प्रॉब्लम है, तो दूसरे सेल्स जो हेल्पर सेल्स होते हैं वो आके वहाँ पे काम करते हैं। यानी सेल के अंदर भी जाके ये वर्क कर सकता है ये तो। और यहाँ पे बेसोफिल क्या, तो बेसोफिल जो होता है ये एलर्जी के लिए होता है। इसमें ऐसे ऐसे केमिकल्स होते हैं, हिस्टामिन वगैरह जो होते हैं, अगर अब कोई भी चीज़ किसी को एलर्जी होता है तो एलर्जी होने के बाद क्या होता है कि वो सही नहीं है, तो उसमें से वही हिस्टामिन वगैरह जो है प्रोड्यूस होता है, जिससे कि रिएक्शन के तौर पे हम बोलते हैं रिएक्शन हो गया या कुछ हो गया। तो ये मेन उस समय ये काम करता है, रिएक्शन नहीं होता उसको ठीक करने के लिए कि उस तरह का चीज़ आ गया उसको ठीक करने का काम करता है। वही अगर ज़्यादा हो जाता है तो वो प्रॉब्लम देता है। तो इस तरह का एलर्जी वर्क के लिए बेसोफिल होता है। फिर आ गया स्नोफिल। स्नोफिल क्या होता है, वो थोड़ा कलर चेंज करता है। कलर जैसे कि एसिडिक होता है, ये एसिडिक होता है, जैसे कुछ उसको पता चलता है एंटीजन है या कुछ है तो उस पर वो एंटीजन डालता है, उसको तोड़ने की कोशिश करता है, जिसके कारण क्या है रैशेस वगैरह आते हैं, इन्फ्लामेशन आते हैं, वो मतलब इस तरह का काम। तो ये तीनों अलग अलग टाइप के काम करते हैं और ये तीनों अलग अलग जगह पे होते हैं अकॉर्डिंग टू से जहाँ पे जिस टाइप का जैन होते हैं, जिस तरह का सेल है वहाँ पे होता है तो उस जगह ये होते हैं। और मस्ट सेल होता है तो जनरली मस्ट सेल जो होता है इसी के अंदर ये सब सेल होते हैं, और जब इंडिकेट होता है मस्ट सेल में सेंस करता है तो उस तरह का ये तीनों में से एक्टिव होता है और वो वर्क करता है कि कहाँ पे कौन सा है, तो इसी के अंदर होता है। ये मस्ट सेल हर जगह टिश्यू पे अलग अलग नाम होता है, काम यही मस्ट सेल का होता है लेकिन टिश्यू के अनुसार उसका नाम बदल जाता है। तो मेनली इतने टाइप के जो होते हैं ये मेलोइड प्रोजेनिटर में आते हैं। तो ये सब क्या है, किसका काम है, ये लिम्फेटिक सिस्टम का काम है। और रेड ब्लड सेल्स जो है वो कहाँ है, ब्लड में है, और बाकी ये सब भी थोड़े थोड़े पोर्शन में ब्लड में होते हैं। उसके ऐसे आ गए हम लिम्फोसाइट में। तो लिम्फोसाइट में जो होता है वो मेनली जो होता है 2 टाइप के होते हैं लिम्फोइड में। एक लार्ज लिम्फोइड होता है जिसमें कि एन सेल आते हैं जो कि नेचुरल किलर सेल होते हैं, ये लार्ज लिम्फोसाइट में, यानी कि जो बड़े बड़े एरिया वाले में होंगे तो यहाँ पे ये NK सेल वर्क करते हैं। और दूसरा जो आता है वो स्मॉल लिम्फोसाइट होता है जो कि T सेल और B सेल होते हैं, उसमें दोनों में T सेल और B सेल होता है। तो B सेल जो होता है वो एंटीबॉडी बनाने का काम करता है, ये जो B सेल है यही एंटीबॉडी बनाता है। और T सेल क्या है, T सेल बताता है कि किस टाइप का एंटीबॉडी बनाना है। T सेल के पास सारा नॉलेज होता है। ये क्या है कि इसको जो भी सेंस होता है सेंस ब्रेन के थ्रू आता है, तो इसके पास सारा मैसेज होता है कि कौन से सेल के पास कौन सा क्या है, कौन सा एंटीजन है, उस तरह का एंटीजन को वो लेता है और बी सेल को ट्रांसफ़र करता है। और ये जो बी सेल है ये बी सेल उस तरह का एंटीबॉडी बनाता है। वो 1 मिनट में बहुत सारा 2000 टाइप का एक ही टाइप का, एक एंटीबॉडी के पास कितना है 2 टाइप का पकड़ सकता है और 6 टाइप का क्या है वो तरह के एंटीजन को बना सकता है। तो उतने टाइप के वो अलग अलग बहुत सारे निकालेगा, यानी कि अलग अलग टाइप का जो भी है उतने सारे एंटीबॉडी को वो डेवलप करेगा। और वो एंटीबॉडी कहाँ पे, जहाँ पे प्रॉब्लम है, जहाँ पे एंटीजन है उसको कैच करेंगे। और ये मैक्रोफेज जो मोनोसाइट में क्या करेगा, उसको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ेगा। इस तरह से मिलके क्या है ये सारे क्या है काम करेंगे। लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर क्या है ये सब होते हैं और ये सब वर्क करते हैं। तो मेनली ये क्या है
इम्यून सिस्टम का ये सब मेन छोटा इस तरह से वर्क करते हैं ब्लड को सफाई करने के लिए। तो अब लिम्फेटिक सिस्टम है, यही इम्यून सिस्टम है, यही वर्क करते हैं ब्लड को क्लीन करने के लिए, सेल्स को साफ करने के लिए। और प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा जो फ्लूइड में होता है वो इन सब को कैरी करने का काम करता है। इस सब में ये सब किसी भी जैसे ग्रेनुल्स में जो भी बास्केट के फॉर्म में उसके अंदर होके ये सब ट्रेवल करते रहते हैं। तो ये आरबीसी भी क्या है? एक सेल है जिसके अंदर ऑक्सीजन कैरी होके जाता है, सब सेल्स को मिलता है। आरबीसी भी इतना काम है आरबीसी का। तो इस तरह से मेन इतना है। और प्लेटलेट्स का क्या काम है? प्लेटलेट्स जैसे वो थिक करने का काम करता है, कहीं कट हो गया, कहीं कुछ हो गया तो प्लेटलेट्स वहाँ पे क्या करेगा? थर्मोफाइब्रिन ये सब क्रिएट होता है, सब उसके पास सारा किट होता है और उस तरह से वो और बाकी इम्यून सेल भी मिलके सब इस तरह का वर्क करेंगे। और ये सारा क्या ब्लड में मेरे सब आ गए, प्लेटलेट्स, आरबीसी, वाइट ब्लड सेल्स। तो इस तरह से क्या है, सबका कैसे काम है, मोटा मोटी इस तरह से काम होता है। अब हम ये समझेंगे कि ये जो ह्यूमन बॉडी जो इतना स्पेशल है, इसके अंदर जो ये छोटे छोटे ऑर्गन है, इनका तो कनेक्टिविटी इनसे बनता है, ब्लड से बनता है, ब्लड वेसल्स से मैप बना हुआ है और लिम्फेटिक सिस्टम से बना हुआ है। तो अब ये जो इनका फंक्शन कैसे होता है, ये जो काम करते हैं, कैसे खुद न्यूट्रिएंट्स भी बनाते हैं और न्यूट्रिएंट्स सब जगह पहुंच भी जाता है। किसके थ्रू बनता है? ब्लड तो सिर्फ मैप है, वो पहुंचाने का काम कर रहा है, लेकिन इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह जाते हैं या जो भी लिम्फेटिक सिस्टम में जो भी इम्यून्स का जो वर्क कर रहे हैं, आखिर ये कैसे मैनेज होता है। यानी हमारे बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन से लेके सारा जो हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, सब अच्छे से वर्क कर पाता है। मतलब एक लाइफ जीवन बहुत अच्छे से हो पाता है। अब मतलब ये बॉडी कैसे वर्क करते हैं, अब इनका कैसे वर्क होता है इन सब के थ्रू, और अपना डिटॉक्सिफिकेशन भी कैसे होता है, मतलब इतना सही से तालमेल बैठा के कैसे कर पाते हैं। तो क्या होता है, तो यहाँ पे जो है पहले लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है उसको समझ। ब्लड वेसल्स को तो हम लोग समझ रहे हैं कि इससे ब्लड ट्रांसफ़र हुआ। ड्रेनेज का वर्क कैसे होता है, ये जो लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, मेन ड्रेनेज का वर्क करता है और इसमें लिम्फ नोड्स बने होते हैं। ये लिम्फेटिक सिस्टम में मेन क्या होता है, लिम्फ नोड बना होता है। और ब्लड में क्या होता है, ब्लड में क्या है, टिश्यू में सब कुछ ट्रांसफ़र होता है। लेकिन लिम्फेटिक सिस्टम जस्ट उल्टा है। लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होता है, सब टिश्यू सेल्स में जो भी गंदगी है वो उसमें फ्लूइड के फॉर्म में, लिम्फ के फॉर्म में आता है। यानी ब्लड देने का काम करता है और ब्लड के थ्रू से जो सेल्स को न्यूट्रिएंट्स मिला और उसको यूज़ करने में जो गंदगी उसमें बना सेल्स में, वो गंदगी जो यानी कि ये जो ड्रेनेज है वो सेल्स की तरफ से आता है। सेल्स में जो भी गंदगी है वो आता है। और ब्लड कहाँ से जाता है, हार्ट से ट्रांसफ़र होकर सभी सेल्स के पास जाता है। और ब्लड्स के भी दो रूट होते हैं, जो कि एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो जाते हैं आर्टरी के थ्रू सब सेल्स में जाते हैं, और वहाँ से रिटर्न जो होते हैं वो वेन के थ्रू रिटर्न होते हैं। फिर से वो वेन के थ्रू रिटर्न होते हैं और फिर से हार्ट्स में जाते हैं, फिर हार्ट से अरोटा से आर्टरी के थ्रू सब इस तरह से यू शेप में वर्क होता है। यानी अगर रेड ब्लड यानी कि आर्टरी डाउनवर्ड है तो वेन अपवर्ड होगा, वन वे है। एक आर्टरी नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे के बॉडी की तरफ ब्लड दे रहा है, तो वेन अपवर्ड देगा, उल्टे डायरेक्शन में आएगा। वहीं पे ऊपर की तरफ क्या होगा, आर्टरी अपवर्ड है तो वेन क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। तो इस तरह से है। और यहाँ पे लिम्फेटिक सिस्टम क्या, सेल एक डायरेक्शन में है, सेल की तरफ से आ रहा है और कुछ कनेक्टिविटी है टिश्यू सेल से, तो इंटरकनेक्शन होते हैं लिम्फेटिक सिस्टम से कि कुछ अलग से भी उनमें कनेक्टिविटी होते हैं, इससे कुछ न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी ये ड्रेनेज से मिल जाता है। मेनली ये छाटने का काम करते हैं, सेल से गंदगी निकालते हैं और ये गंदगी सब कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, किडनी में ट्रांसफ़र करते हैं। क्योंकि ये सब लिक्विड फॉर्म में, अगर सॉलिड फॉर्म में होगा तो वो कहाँ जाएगा, लीवर में जाएगा, लीवर के थ्रू, या डायरेक्ट इंटेस्टाइन में जाएगा। अगर थोड़ा सॉलिड है, बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं
तो वो जाएगा इंटेस्टाइन में, और नहीं तो अगर लिक्विड फॉर्म में है तो वो जाएगा किडनी में। तो इस तरह से ये ट्रांसफ़र होते हैं। तो लिम्फेटिक सिस्टम में कैसे वर्क होता है, कैसे, तो इसमें बहुत सारे लिम्फ नोड बने होते हैं, और ये लिम्फ नोड जो क्या होते हैं, ब्लड को चेक करने का भी काम करते हैं, ब्लड को भी क्लीन करते रहते हैं साथ साथ में, और हर जगह बना हुआ है लिम्फ नोड। तो ये लिम्फ नोड क्या है, ब्लड जैसे किडनी फिल्टर करता है वाटर को, मेनली यहाँ पे क्या होता है, पहले कैसे फिल्टर करता है, ये जो हम भोजन खाते हैं तो उसमें बहुत सारे, तो मेनली कार्बोहाइड्रेट और बड़े बड़े पार्टिकल्स जो होते हैं उसको कौन फिल्टर करता है, स्टमक में गया तो इसमें लार्ज इंटेस्टाइन है जो कि वो बड़े पार्टिकल्स को, बड़े मॉलिक्यूल्स को हमारे बॉडी से निकालता है। फिर यहाँ पे ब्लड का मेनली जो फिल्टर, मेन फिल्टर जो होता है वो स्प्लीन करता है, यानी कि ब्लड में जो भी मेन फिल्टर का काम स्प्लीन करेगा। उसके बाद से जो बचा, अब यहाँ से क्या होगा, धीरे धीरे हमारे पार्टिकल्स का साइज जो है छोटा होता जाएगा, यहाँ तक तो बड़ा है, अब इधर जाके क्या लीवर में जाएगा, तो लीवर में थोड़ा उसे छोटा, लेकिन वहाँ भी थोड़े बड़े बड़े पार्टिकल्स, वहाँ बड़े बड़े पार्टिकल्स बनते हैं, तो उससे भी बहुत सारे गंदगी होते हैं। तो उसमें से जो बड़े पार्टिकल्स का गंदगी होगा वो इंटेस्टाइन में जाएगा, और जो लिक्विड फॉर्म में जो होगा, मेनली बहुत अल्ट्रा वाला टाइप का होगा, वो किडनी से निकलेगा यूरिन फॉर्म में। तो इस तरह से क्या है, तो इस तरह से फिल्टर होगा। तो ये मोटा मोटी मेन ड्रेनेज का काम है, जो मोटा मोटी एक स्प्लीन है, और लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, किडनी हो गया। लार्ज इंटेस्टाइन बड़े मॉलिक्यूल्स को करता है, और स्प्लीन जो है ब्लड को मेन तौर पे क्लीन करता है, और किडनी किसको करता है, वाटर को करता है, वाटर को क्लीन करता है। ब्लड में क्या है, वाटर भी होना चाहिए, तो वाटर को क्लीन करके ब्लड में प्लाज्मा के फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइट जो सही बैलेंस, सही उसमें फ्रिक्वेंसी जो होता है वो किडनी के थ्रू से होता है। तो ये मेन 3 इधर का काम हो गया। और यहाँ पे हार्ट क्या करता है, हार्ट पंप देने का काम करता है, पंप का काम होता है प्रॉपर वे में अपर ब्रेन में जाए, सब चारों तरफ जाए। तो यहाँ पे सिर्फ ये सब मेन मोटा मोटी। और लीवर क्या करता है, लीवर न्यूट्रिएंट्स बनाने का काम करता है। मेन जो भी न्यूट्रिएंट्स है लीवर बनाएगा, और मेन न्यूट्रिएंट्स बना देगा, जो भी उसको स्टमक से मिला उसको मेन जो है वो बना के सारे टिश्यू में ट्रांसफ़र ब्लड के थ्रू होगा। तो अब यहाँ पे कैसे मैनेज होता है इसको देखते हैं। यहाँ पे अब लिम्फेटिक सिस्टम में क्या लगे होते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम में जैसे किडनी होता है उसी तरह उसमें छोटे छोटे लिम्फ बने होते हैं, छोटे छोटे लिम्फ होते हैं, और लिम्फ नोड्स होते हैं। ये जो लिम्फ नोड्स होते हैं, इसी लिम्फ नोड से ही ब्लड, जहाँ जहाँ पे भी लिम्फ नोड्स है वहाँ से ब्लड ट्रांसफ़र होते हैं। और ये जो ड्रेनेज का जो होता है सारा कनेक्टिविटी इस लिम्फ नोड से कनेक्शन होता है और निकलते जाता है। लिम्फ नोड जो होते हैं सभी ऑर्गन्स में भी होते हैं, और मेन जो अरोटा है ये सब है, तो वहाँ पे जो मेन हमारा जो वर्टिब्रेट है वहाँ पे मेन लिम्फ नोड बड़े बड़े होते हैं, जो कि एक्सटर्ना काइली लिम्फ नोड जो होता है वो हमारे नीचे से जितने भी टिश्यू से जो भी ड्रेनेज आ रहा है, या हमारे स्टमक के तरफ से, इंटेस्टाइन के तरफ से, लीवर से जो मिल रहा है, वो सबको उसमें ड्रेनेज जो भी है लिम्फ को लेगा। उसमें लिम्फ का जो स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है, लिम्फ का स्ट्रक्चर जो होता है बाहर से कॉर्टेक्स होता है जो कि बहुत ही डेंस होता है, जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, और उधर से क्या सभी बहुत सारे लिम्फ वेसल्स बने होते हैं। लिम्फ वेसल्स भी क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स के ही तरह होते हैं, और बहुत सारे उसमें लगे होते हैं हर डायरेक्शन से, जहाँ से कनेक्टिविटी है सबका कनेक्टिविटी इस लिम्फ नोड में जुड़ा रहेगा। अगर इंटेस्टाइन से है, लोअर से है, जहाँ से है, ये सब का कनेक्टिविटी, और उसका जो गंदगी है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह है वो रह जाएंगे, सेल्स उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और बाकी जो भी खराब है जो भी है वो उसमें इम्यून सिस्टम होता है, वो एंटीबॉडी, फिक्स एंटीबॉडी होता है हर एरिया का, कि इन्हें पता था कि इसमें ये जो जितने भी नीचे का जो होता है वो कहाँ आते हैं, तो इसी लिम्फ नोड में आते हैं, सिस्टर्ना काइली लिम्फ नोड में आते हैं।
और इससे जस्ट ऊपर जो होता है वो होता है थोरेसिक डक्ट होता है। तो वहाँ पे क्या है, थोरेसिक डक्ट मिडिल का होता है, किडनी के पास का होता है। वहाँ से अब क्या है, अब यहाँ से पता कहाँ क्या भेजना है और ये ट्रांसफ़र हो जाएगा कहाँ, थोरेसिक डक्ट से कहाँ चला जाएगा, किडनी में चला जाएगा। जो भी उसमें लिम्फ है, अगर लिम्फ यानी कि उसमें फ्लूइड होता है, जो भी सेल से आया उसमें, सेल से क्या आएगा, सेल से मेनली बहुत सारे जैसे डेड टिश्यू भी हो सकते हैं उस लिम्फ में, और कुछ सही भी होगा, फिर भी कुछ सही एंटीजन भी आ जाते हैं, जो भी है। तो यहाँ पे जो लिम्फ नोड है, इस लिम्फ नोड में एंटीबॉडी होते हैं। इसके मेन 5 टाइप्स के होते हैं जो फिक्स होते हैं मेनली। तो वो जो होते हैं IgM एंटीबॉडी जो होते हैं, इसमें क्या होता है 5 एंटीबॉडी एक साथ सेल पे जुड़े होते हैं। और क्या है, हर एंटीजन में कितने 2 एंटीबॉडी जो होता है 2 एंटीजन को कैच कर सकते हैं। और इसमें जो 12 टाइप के अलग अलग क्या है एंटीजन को ये कैच कर सकते हैं। यानी एक एंटीजन जो है 12 टाइप के, एक एंटीबॉडी 12 टाइप के एंटीजन को कैच कर सकते हैं। और इसमें एक साथ कितने लगे हुए हैं, 5 लगे हुए। यानी एक एंटीबॉडी मतलब एक जो ये टाइप का है IgM, ये पूरा 60 टाइप के एंटीजन को ये रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, कैच कर सकते हैं। और ये जो एंटीजन है, यही एंटीजन जो होता है ये लिम्फ नोड के अंदर होता है। और जैसे ही अब लिम्फ नोड यानी कि जैसे ही यहाँ पे ब्लड का जैसे इंटर होता है, तो यहाँ ब्लड का डायरेक्शन जो इसमें जो लिम्फ आया वो कहाँ से आया, सेल के थ्रू आया। सेल, और उस लिम्फ में बहुत सारे क्या हो सकते हैं, डेड सेल टिश्यू हो सकते हैं, या कुछ उसमें का जो गंदगी है वो सब हो सकते हैं। तो ये सब जो है सब एंटीजन का ही काम करेंगे, क्योंकि अब वो वापस तो वहाँ जाएंगे नहीं। इसमें का जो न्यूट्रिएंट्स वो जो लिम्फ नोड है उसको वो ट्रैप कर लेंगे, और बाकी जो ये एंटीजन है उसको अलग ट्रैप करेंगे एंटीबॉडी में। और ये 7 टाइप के एक ही बार में पकड़ेंगे सबको, एंटीजन को, और फास्ट मैक्रोफेज अपना वर्क करेगा और यहाँ पे इस तरह से क्लीन होगा। यहाँ से क्लीन होता चला जाएगा, और क्लीन होते होते वो कहाँ पहुँचेगा, किडनी के पास पहुँचेगा। और कुछ इसमें का जो है जो बचा कुचा वो लीवर के पास जाएगा, लीवर से ट्रांसफ़र होके जो वहाँ से एक्शन होके इंटेस्टाइन से वो ट्रांसफ़र होके ये बॉडी से हमारे बॉडी से बाहर निकलेगा। तो इस तरह से क्या होगा, लिम्फ के अंदर फ्लूइड का सफाई होगा। और ब्लड भी क्या है उसी में से जाता है, लिम्फ नोड में से जाता है। और ये जो लिम्फ नोड है एक तरह का छोटा पंप है, बॉडी का छोटा पंप है, जो कि वो वहाँ से ट्रांसफ़र होता है। तो ब्लड को फिर से वो उस जो छोड़ता है, तो उसी रेशियो में जो फ्रीक्वेंसी होता है बाहर निकलने का, उसी रेशियो में छोड़ता है। तो एक तरह का ये बहुत ही छोटा हार्ट भी हो गया ये जो लिम्फ नोड है। तो एक ब्लड को वो वाइब्रेशन में रखने का भी काम करता है। और ये जो लिम्फ नोड है हर बॉडी में हमारे हर जगह फैला हुआ है। यहाँ वर्टिब्रेट जो सेंटर में है वहाँ थोड़े बड़े बड़े हैं, लेकिन जैसे कि हमारे नेक के पास होते हैं, यहाँ पे भी थोड़े बड़े हैं, जो कि ब्रेन से ट्रांसफ़र होके आता है। जो भी वहाँ के सेल से जो होता है वो उसे सर्विकल लिम्फ नोड बोलते हैं। वो ऊपर का फेस का जो भी है टॉन्सिल के तरफ होता है, वहाँ भी लिम्फ नोड होता है। तो वहाँ से ये सब लेके कहाँ पे आते हैं, उसका सेंटर पॉइंट होता है। तो वहाँ से लिम्फ जो होता है वो थोरेसिकल डक्ट में आता है, जो कि किडनी के पास का होता है। और वहाँ से वो अगर लीवर में जाना है तो लीवर के डक्ट से होते हुए इंटेस्टाइन में, या डायरेक्ट इंटेस्टाइन में, इस तरह से वो जो ड्रेनेज है वो फिल्टर होते हुए ही पास होता है। तो इस तरह से क्या है लिम्फ नोड का फंक्शन होता है। और लिम्फ नोड में मेनली IgM लगा होता है, यानी एंटीबॉडी होता है। उसमें बहुत सारे वाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं, यानी मैक्रोफेजेस वगैरह होते हैं। वो सब अपना काम प्रॉपर करते रहते हैं। लिम्फ नोड का मेन यही काम है, ब्लड को
फिर से फ्रीक्वेंसी सही फ्रीक्वेंसी में देना, उससे जो पास होता है, और ब्लड का भी उसमें क्लीन होता है, उसमें जो भी अगर कुछ प्रॉब्लम है वो क्लीन होते हुए फिर से आगे की तरफ बढ़ता है। तो इस तरह से होता है। और तो लिम्फ नोड में क्या है, IgM होता है एंटीबॉडी, जो कि ये फिक्स होता है, क्योंकि उसमें सारे सेल टिश्यू का क्या है, ड्रेनेज आ रहा है, लिम्फ आ रहा है, तो इसमें जो भी एंटीजन मिल रहे हैं क्या है, वो डेड टिश्यू होंगे या उसके जो छटे हुए चीज़ होंगे, वही लिम्फ के थ्रू इस लिम्फ नोड में आता है। और वहाँ पे क्या होता है, ये फिक्स होता है। और मेन जो यहाँ पे एन किलर सेल जो होता है मेन, ये यहीं पे वर्क होते हैं, क्योंकि ये लार्ज लिम्फोसाइट यहाँ पे सब बड़े बड़े होते हैं। तो यहाँ पे ये एन किलर सेल जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं और वो फिक्स होते हैं, और उस तरह का बी सेल्स क्या करते हैं, एंटीबॉडी बनाते हैं और वर्क होता है। तो मेनली इस तरह से फिक्स होता है, और ये लिम्फ नोड मेनली वर्क करते हैं। अब दूसरा जो होता है इम्यूनोग्लोबिन जो होता है, वो IgG इम्यूनोग्लोबिन होता है। तो ये एडेप्टिव होता है, ये फिक्स नहीं होता, ये अननोन होता है। ये इसके लिए क्या टी सेल जो है रिकॉग्नाइज करेगा, पता करेगा, फिर उसके बाद से क्या है बी सेल्स उसको फिर से क्या है एंटीजन को वो बनाएंगे, उस टाइप के एंटीजन के लिए एंटीबॉडी का क्रिएट करेंगे। तो इस तरह का ये होता है। फिर तीसरा जो होता है IgD, तो IgD जो है ये भी क्या है, बी सेल रिसेप्टर होता है। और चौथा जो होता है IgE एंटीबॉडी होता है, जो कि ये मेनली इसके अंदर जो आते हैं मस्ट सेल होते हैं, जो कि मेलोइड वाले जो होते हैं, यानी कि मैक्रोफेजेज है, स्नोफिल, बेसोफिल, निट्रोफिल टाइप का जो है, ये मस्ट सेल के अंदर होते हैं। एलर्जिक वाला जो हो गया, या कुछ सेल के अंदर जाके कुछ प्रॉब्लम है, तो वो उस टाइप का, तो ये मस्ट सेल उस तरह से एक्टिव होते हैं और उस तरह का काम करते हैं। तो इस वहाँ पे इस तरह का एंटीबॉडी मिलता है। तो मेन एंटीबॉडी क्या होता है, हर जगह एक जैसा फिक्स एंटीजन पता होता है कि यहाँ पे इसी टाइप का एंटीजन होंगे, जो भी मिलेगा। कभी कभी क्या होता है अलग टाइप का आता है, तो उस तरह से वहाँ पे उसी टाइप का क्या होता है एंटीबॉडी होता है। तो वहाँ पे इस तरह का होगा। फिर पांचवा जो लास्ट होता है IgA होता है। तो जैसे कि IgM में एक सेल पे 5 एंटीबॉडी लगे हुए थे, तो और उसमें क्या है 10 एंटीजन को एक साथ कैच कर सकते थे। यहाँ पे क्या है 2 एंटीजन ऐसे लगे हुए हैं, एक इधर एक इधर। तो उसमें क्या है एक साथ में क्या 4 एंटीजन को ये कैच कर सकते हैं, और एक 12 टाइप के एंटीजन को क्रिएट कर सकते हैं कैच करने के लिए, और एक 12 टाइप के। तो इस तरह से दोनों मिलके कैच कर सकते हैं इतने टाइप के एंटीजन को। तो फिर क्या है, ये जो इसका जो जगह मिलनी होता है म्यूकस वाले एरिया, मतलब आउटर से जो भी आता है, वैसे जैसे पार्टिकल्स हैं, ये हमारे बाहर की तरफ से जो भी मेन आते हैं एंटीजन, उसको ये कैच करने का काम करते हैं। जैसे हमारा हम ब्रीथ लेते हैं, सांस लेते हैं, तो बाहर से हम ले रहे हैं, तो बाहर से जैसे डस्ट आया जो हुआ, तो वो क्या है जैसे ही आता है तो वहाँ पे क्या होता है गोबलेट सेल्स लगे होते हैं। तो ये गोबलेट सेल्स जो होते हैं एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, और वो जैसे ही आते हैं तो वो क्या करने लगते हैं, म्यूकस सिक्रेट करने लगते हैं। और उस म्यूकस में क्या होता है, जो भी डस्ट वगैरह है वो बंद जाता है, और उसमें जो ये गोबलेट सेल्स होते हैं और सिलिया सेल्स बहुत सारे बने होते हैं। तो ये सिलिया सेल्स क्या होता है, ये एग्जॉस्ट जैसे फैन होता है वो मूव करते हैं, और वो जो म्यूकस है उसको ऊपर की तरफ वो पुश करते हैं। जैसे कि ये जो सिलिया क्या है वेव के अनुसार मूव करता है, जिस डायरेक्शन से वेव होगा फ्रीक्वेंसी होगा तो उसको वो कैच करेगा, उस फ्रीक्वेंसी से वो अप डायरेक्शन में और डाउन डायरेक्शन में वो मूव करेगा। तो इस तरह से क्या है, तो हमारे जैसे ईयर के पास भी जो भी डक्ट वगैरह है, तो वो जो हमारा इंसेसियन ट्यूब है वहाँ से भी क्या होता है, हमारे
म्यूकस फॉर्म होता है और उसके थ्रू हमारे एसोफेगस के पास डक्ट है वहाँ पे कलेक्ट होता है और इस तरह से वो सब जो म्यूकस बनते हैं कहाँ स्टमक में फिर चले जाते हैं। स्टमक से वो गंदगी हमारा फिर क्लियर हो जाता है। तो इस तरह से क्या है ये IgA जो है वो वर्क करते हैं, यानी आउटर जोन से जो आ रहा है, बाहर के इन्वायरमेंट से जो आ रहा है, और ये इंटेस्टाइन में भी होता है। तो इंटेस्टाइन में भी क्या है, जो हम फूड हम लेते हैं तो वो बाहर से ही जाता है, हम बाहर से दे रहे हैं तो वहाँ भी यही लगा होता है। और यहाँ पे जो हमारे इंटेस्टाइन है, इलियम का जो एरिया है, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें बहुत सारे लिम्फ नोड बने होते हैं, बहुत सारे लिम्फ नोड बने होते हैं और उस लिम्फ नोड में मेनली इसी टाइप के IgA डबल एंटीबॉडी वाले होते हैं और उसको हटाने का काम करते हैं हमारे बॉडी से। तो और वहाँ पे मेन फंक्शन भी वहाँ पे क्या है, मेन बहुत सारे हमारे न्यूट्रिएंट्स भी ट्रांसफ़र होते हैं ब्लड में, या लिम्फ नोड के थ्रू बहुत सारे साइक्लोमिक्लॉन्स वगैरह है, प्रोटीन, ट्राइग्लिसराइड, ये सब उसी लिम्फ नोड से ब्लड में जाते हैं लीवर के पास। तो वहाँ पे बहुत सबसे ज़्यादा जो लिम्फ नोड होते हैं हमारे वो स्मॉल इंटेस्टाइन इलियम का जो एरिया है वो होता है, इसे हम पेयर्स पैचर बोलते हैं, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम के पास का एरिया है। बहुत सारे पेचेस बने हुए हैं लिम्फ नोड्स में और वहीं उसी लिम्फ नोड से वो क्या है, न्यूट्रिएंट्स भी ट्रांसफ़र होते हैं कहाँ, हमारे ब्लड और ब्लड से लीवर में, जो कि हमारा एपोप्रोटीन वगैरह जो फॉर्म होता है, साइक्लोमिक्लॉन्स वगैरह सब उसी से जाता है। तो इस तरह से क्या फिल्टर होके जाता है, क्या है, लिम्फ नोड में ही फिल्टर होता है, तो सब फिल्टर होके लीवर में। तो इस तरह से क्या है, मेनली ये 5 टाइप का पांच टाइप का क्या है, एंटीबॉडी है, जो कि ये सब लिम्फ नोड में ही होते हैं और लिम्फ सब जगह लिम्फ नोड बने होते हैं, वहाँ से वो कैप्चर करते हैं और सबको ख़त्म करने का काम करते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा एंटीबॉडी मेन 5 टाइप का है। अब यहाँ से अब ये तो कैसे क्लीन होता है, डक्ट का काम कैसे होता है और ये सब ट्रांसफ़र हो जाता है, हमारे बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। लिम्फ नोड मेनली यही काम करता है, लिम्फेटिक सिस्टम सारा वो कलेक्ट करके एक जगह जमा करता है, हमारे बॉडी से जो भी कचरा है बाहर फेंकता है। किसके थ्रू, हमारे बॉडी से जो एक्सक्रीशन होता है मेनली किसके थ्रू होता है, यूरिन के थ्रू होता है, फीसेस के थ्रू यानी स्टूल के थ्रू होता है, फिर हमारा टीयर्स है, स्वेट हो गया, स्वेट के थ्रू भी क्या है हमारा निकलता है। और इस तरह से जो भी बाहर से हम निकल रहा है यानी वो हमारा एक्सक्रीशन है बाहर से, उसके साथ कुछ न्यूट्रिएंट्स भी, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो निकलते हैं छोटे अमाउंट में, ट्रेस अमाउंट में, और हमारा टॉक्सिन भी निकलता है। और ये टॉक्सिन निकालने का काम मेनली लिम्फेटिक सिस्टम ड्रेनेज के थ्रू होता है। तो ये मेनली ड्रेनेज का काम। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हमारे अंदर जो ऑर्गन है यानी लिम्फेटिक सिस्टम है वो क्या कर रहा है, ब्लड को क्लीन करने का काम कर रहा है, और सेल टिश्यू में जो फंक्शन हो रहा है उसका जो भी गंदगी निकल रहा है उसके फंक्शन में, तो उसको भी वो लिम्फ के तौर पे एक्सेप्ट करके वो ड्रेनेज के थ्रू किडनी से या स्मॉल इंटेस्टाइन से इस तरह, और या स्वेटिंग के थ्रू वो हमारे बॉडी से एक्सक्रीशन कर रहा है, बाहर निकाल रहा है जो भी टॉक्सिन है या जो भी है। तो ये इतना अच्छे ढंग से करता है, इतना प्रॉपर तरीके से ये सब फंक्शन होता है, मेनली यही सब जो फंक्शन इतना प्रॉपर तरीके से होता है कि कैसे ये मैनेज होता है अपने आप से, इसे तो कोई बनाया भी नहीं, फिर भी ये फंक्शन हो पा रहा है, यानी ये निकल रहा है। जैसे अब यहाँ से क्या होगा, ये जैसे अब हमारे बॉडी में जो हमारा फंक्शन हो रहा है, तो क्या हम मेन क्या कर रहा है, हमारे अंदर जो कॉन्शियस माइंड है उसको वो लाइव रख रहा है, एक जीवन देने का काम कर रहा है हमारा बॉडी। तो ये और ये इसके लिए सब सारे जो बॉडी है, सेल टिश्यू लगे हुए हैं, बराबर लगे हुए हैं, बराबर काम कर रहे हैं, ड्रेनेज का काम कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स बनाने का काम कर रहे हैं, करंट बनाने का काम कर रहे हैं। तो ये कैसे हो रहा है, तो मेनली करंट किससे, एनर्जी किससे बनता है, तो हम जो फूड लेते हैं या हम बाहर के इन्वायरमेंट ब्रीथ ले रहे हैं जो हमारे बॉडी से जा रहा है, तो वो सारे हम जो भी ज़रूरी की चीज़ हैं
तो जिसमें से ऑक्सीजन है या हमारा जो फूड में से जो न्यूट्रिएंट्स जा रहा है, तो न्यूट्रिएंट्स में से जो मेनली ग्लूकोज है, तो ये ग्लूकोज के थ्रू क्या है एनर्जी बन रहा है। एनर्जी कहाँ से बन रहा है, तो ये ग्लूकोज कहाँ से, हर सेल टिश्यू में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है, ये क्या होता है, इसी के ग्लूकोज जाता है और ग्लूकोज को तोड़ के क्या बनता है, एनर्जी बनाने का काम करता है। NADH2, ATP, इस तरह से ये सब क्या है, ATP थोड़ा छोटा एनर्जी होता है और NADH2 जो थोड़े बड़ा जगह जहाँ ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है वहाँ NADH2 काम करता है। इस तरह से ये एनर्जी हर सेल टिश्यू में बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है और ये एनर्जी बनाते जाता है और इस एनर्जी को सब सेल टिश्यू अपने अकॉर्डिंग यूज़ करते रहते हैं और ये सब यूज़ करते हैं और जिसके थ्रू हमारे ब्रेन में जो सेंस है वो भी इसी एनर्जी से अपना फंक्शन कर पाते हैं। सेंस ऑर्गन्स या हमारा जो कॉन्शियस माइंड है ये सब, और इतने अच्छे से तालमेल है कि ये हर जगह प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं आता, बशर्ते कि कोई टिश्यू में प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह से वो अपना काम करते हैं। तो यहाँ पे जो अब एनर्जी कैसे बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी बराबर बन रहा होता है। ऑक्सीजन क्या है, एनर्जी बनाने में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो ऑक्सीजन कहाँ से आता है, तो इसके लिए लंग्स है हमारा, हम जो ब्रीथ लेते हैं तो उससे ऑक्सीजन आता है और कार्बन CO2 हमारा क्या है वो बाहर निकल जाता है। तो एक्सक्रीशन का काम क्या यहाँ पे लंग्स करता है, CO2 को बाहर निकाल देता है। लेकिन ये जो CO2 है और भी जगह हमारे बॉडी ऑर्गन में काम करता है, दूसरे जो भी टॉक्सिन है उसको भी साथ में निकालने का काम करता है, किडनी के थ्रू या इंटेस्टाइन के थ्रू या स्वेट के थ्रू। जो पसीना वगैरह होता है उसमें भी CO2 के ही हेल्प से, ऐसा नहीं है कि CO2 हमारे लिए बॉडी में टॉक्सिन का ही काम करता है, वो टॉक्सिन निकालने का भी काम करता है। टॉक्सिन क्या निकला बाहर, CO2 निकला लंग्स के थ्रू और क्या आया, O2 आया। और यहाँ पे सबसे जो हमारे बॉडी में, जैसे हम फूड खाए, फूड से ही एनर्जी बन रहा है, तो फूड खाएंगे तभी हमारा बॉडी जो है उस एनर्जी लेगा, काम करेगा। और तो यहाँ पे जो फूड है, तो सबसे पहले क्या है, हमारा स्टमक, वहाँ पे हमारे अंदर जो ये फूड से जो बनेगा, इसी से कुछ ना कुछ हमारा क्या बनेगा, टॉक्सिन बनेगा, जो हम लेंगे वही टॉक्सिन बनाएगा और क्या है उसको बाहर निकालेगा। और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ है हमारे बॉडी में जो नहीं जाने वाला, तो यहीं से हमारा छटनी शुरू हो जाएगा हमारे स्टमक से। तो स्टमक में जितने भी फाइबर्स टाइप के हैं, जो भी एक्स्ट्रा है, जो कि हमारे ब्लड में नहीं जाना है, वो हमारा धीरे धीरे स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए वो स्टूल के फॉर्म में, फीस के फॉर्म में निकल जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या है, बड़े बड़े फाइबर्स का और ये सब का हो गया। और यहाँ पे क्या होता है, और यहाँ पे मेनली जो होता है, जैसे हमारा ब्लड है, तो ब्लड में क्या है, प्रोटीन है। जैसे कि अब जैसा सामान हम यूज़ करते हैं वैसा ही कचरा होता है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे हम हमारे बॉडी में क्या यूज़ हो रहा है, एमिनो एसिड हो रहा है, प्रोटीन हो रहा है। एमिनो एसिड जो है हमारे ब्लड में जाता है, तो एमिनो एसिड से जब ये लीवर वहाँ पे इसको तोड़ के बड़े बड़े प्रोटीन में जब बनाता है, तो उसमें से एमिनो एसिड में से क्या होता है, एमाइन ग्रुप से निकल जाता है। एमाइन ग्रुप जब एमिनो एसिड से निकलता है, तो ये एमाइन ग्रुप मिलके क्या बना देते हैं, अमोनिया बना देते हैं। यानी कि प्रोटीन यानी एमिनो एसिड जब टूटता है तो उससे अमोनिया का फॉर्मेशन हो जाता है। तो अमोनिया का जो फॉर्मेशन होता है वो हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिन है। तो फिर यहाँ पे क्या होता है, ये अमोनिया को फिर तोड़ के यूरिया में तोड़ता है लीवर। मेन ये अमोनिया को लीवर में तोड़ने का काम क्या है, मेनली लीवर का काम है, और बाकी सब जगह भी थोड़े थोड़े होते हैं, सबसे बड़े अमाउंट में लीवर में काम होता है। तो यहाँ पे क्या है, अमोनिया को तोड़ता है, यहाँ पे यूरिया साइकिल होता है और उसके थ्रू ये टूटता है और टूट के किडनी में ट्रांसफ़र हो जाता है यूरिया फॉर्म में। किडनी से वो यूरिन बन जाता है, यूरिन के फॉर्म में वो निकल जाता है।
तो किडनी क्या वाटर का फिल्ट्रेशन करता है और साथ में ये सब जो है टॉक्सिन निकल जाता है। तो इस तरह से एक अमोनिया का फिल्ट्रेशन हो गया, किससे, ये एमिनो एसिड से बना। अब यहाँ पे अब जो यूरिया साइकिल जो होता है इसमें कैसे CO2 हेल्प करता है, तो ये जो CO2 है अमोनिया NH4 से जुड़ जाता है और इसको बना देता है कार्बोमाइल फास्फेट। और ये कार्बोमाइल फास्फेट जो होता है, ये अमोनिया जब बन गया तो ये फिर यूरिया साइकिल में, यानी ये जो साइकिल होता है कहाँ, लीवर में होता है। और ये मेनली लीवर के जो सेल होते हैं उसके ये इतना प्रोसेस जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, वहाँ से फिर ये साइटोप्लाज्म में होके ये साइकिल जब कंप्लीट होता है तो यूरिया बन जाता है और यूरिया बन के वो ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इस तरह से क्या है, हम देख रहे हैं CO2 यूरिया बनाने में काम कर रहा है, यानी अमोनिया को निकालने का काम कर रहा है। तो इस तरह से क्या है, CO2 हमारे बॉडी में हेल्प कर रहा है। तो अब यहाँ पे अब हम ब्लड का कैसे प्यूरिफिकेशन होता है, तो यहाँ पे जो ब्लड होता है RBC, ये मेन स्प्लीन में इसका फिल्ट्रेशन होता है। तो कैसे होता है, तो जब ब्लड उसमें फ्लो होता है स्प्लीन से, स्प्लीन में जो ब्लड वेसल्स जो बने होते हैं उसमें साइनोइड बड़े बड़े होल बने होते हैं और इस तरह से डिज़ाइन किए होते हैं कि उसमें जितने भी जो ओल्ड टाइप के या जो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन है या जो भी एबनॉर्मल है ब्लड वेसल्स में, वो उसमें ट्रैप हो जाते हैं। उसके बाद से वो जो है तो उसका माइक्रोफेज क्या करते हैं, एंटीबॉडी उसको कैच करके फिर उसको तोड़ने का काम करते हैं। ये जो आ गए तो, और जो सही ब्लड होते हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं बाहर की तरफ। तो इस तरह से क्या ब्लड का प्यूरिफिकेशन हो जाता है, टॉक्सिन उसमें जो भी खराब है या जो एबनॉर्मल टिश्यूज वगैरह है वो स्प्लीन में कैप्चर हो गए। और उसमें से क्या होता है फिर, अब यही वर्क क्या है लीवर भी करता है, सेम वर्क जो है लीवर में भी होता है। लीवर में भी इसी तरह क्या होता है, जो भी ब्लड में जो भी है तो उसको वो ट्रैप होके ख़त्म होता है। तो ये हीमोग्लोबिन का कैसे होता है, तो हीमोग्लोबिन में क्या है, ग्लोबिन जो है वो प्रोटीन है, तो प्रोटीन का तो वही है अमोनिया फॉर्म बन के वो निकलता है, टूटता है तो। और ये जो यहाँ पे आ गया हीम, तो हीम जब टूटता है तो हीम से बन जाता है बिलिरुबिन। जब हीम टूटा तो उसमें से बिलिरुबिन हुआ। और हीम में एक चीज़ और होता है आयरन, तो उसका रिसाइकल हो जाता है। ऐसा नहीं होता है कि सब टूटने के बाद सब कुछ ख़त्म हो जाता है, उसमें से जो भी चीज़ टूटा उसमें से कुछ रिसाइकल भी होता है। तो हीम में आयरन होता है, तो आयरन के लिए फेरेटिन होता है। फेरेटिन एक प्रोटीन कवर होता है जिसमें कि, और जो हम आयरन एब्जॉर्ब करते हैं खाते हैं, तो उस फेरेटिन में ये जितने भी आयरन होते हैं, करीबन 1000 आयरन जो होते हैं, थाउजेंड्स आयरन उसमें स्टोर होके होते हैं। और आयरन क्या है, तो आयरन F3 और F2 फॉर्म में होते हैं। तो F3 वाला जो होता है वो कोर में होता है। ये जो फेरिक का जो स्ट्रक्चर होता है सर्कल होता है, और वो अंदर जो कोर में होता है F3 आयरन होता है स्टोर में, और बाहर की तरफ F4 होता है जो कि वो बाहर की तरफ निकलता है दूसरे सेल्स में जाने के लिए, हीमोग्लोबिन में जहाँ ज़रूरत है उस तरह से। तो इस तरह से क्या है, आयरन का रिसाइकिल हो जाता है हीम से, और उसका जो बिलिरुबिन है वो बनके, और भी जैसे कि छोटे फॉर्म में बनके वो एक्सक्रीशन के फॉर्म में बाहर निकल जाता है लीवर के थ्रू, या अब छोटे छोटे हर जगह ये ऐसा फंक्शन होता है, लेकिन बड़े लेवल में स्प्लीन और क्या कहते हैं लीवर में ये काम होता है। तो इस तरह से क्या देख रहे हैं कि ये फिल्ट्रेशन का भी वर्क बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं, और हमारे बॉडी से जो टॉक्सिन गंदा हो रहा है ये ऑटोमेटिक बाहर निकल रहा है, कुछ करने का समय नहीं हो रहा है, वो ऑटोमेटिक उसमें से वो जो भी पुराना होते जा रहा है या टूटा घर से, जैसे हम लोग कुछ भी होता है तो उसको कचरे को साफ़ करते, वो हमारा बॉडी खुद ऑटोमेटिक इस प्रोटीन से या कार्बोहाइड्रेट से या फैट से जो भी चीज़ बन रहा है
उसको वो निकालने का भी काम कर रहा है और उससे वो एनर्जी बनाने का भी काम कर रहा है। और सेल टिश्यू जिससे ग्रो कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और नया सेल से पुराना टिश्यू, जैसे नया ख़त्म हो रहा है तो साथ में नया टिश्यू बन रहा है, सेल बन रहा है। तो इतना फंक्शन वो अपने आप होते जा रहा है। तो और अब क्या है, अब ये जो ब्लड जो फ्लो होता है किसके, हार्ट के थ्रू होता है। और हार्ट के थ्रू ब्लड कैसे पहुंचता है न्यूट्रिएंट्स के साथ और ये सब, तो यहाँ पे लीवर होता है। अब लीवर ऐसा है कि मेन सेंटर जो हमारे बॉडी का सेंटर पार्ट होता है वहीं पे लीवर होता है, यानी कि लोअर और अपर के ठीक वो सेंटर में होता है और पूरा कंट्रोल लगभग लीवर के ही पास होता है। तो ये जो है लीवर में जो क्या होता है, दोनों टाइप का ब्लड आता है। बाकी सब और जो सेल टिश्यू है सब में जो ब्लड जा रहे हैं, अब सेल टिश्यू में क्या है कि पहले से ही क्या है ब्लड वेसल्स बने होते हैं, किस डायरेक्शन में कैसे जाएंगे, और कोई भी सेल्स के अंदर जो ब्लड ट्रांसफ़र हो रहा है, जैसे कि अब लीवर के पास पहुंचा या किडनी के पास पहुंचा या मसल सेल्स है या कहीं भी है, तो उसके अंदर जाने से पहले एक लिम्फ नोड से गुजर के जाना है उसको। वहाँ पे एक है कि उस ब्लड को साफ करते हुए उस सेल में के जो कनेक्टिव टिश्यू है उसके अंदर उस लिम्फ के ही थ्रू गुजर के, और फिर उसी लिम्फ से उसके अंदर सारा ब्लड का कैसे अरेंजमेंट है ब्लड वेसल्स का, उसी ब्लड से होते हुए फिर दूसरे से वो निकलेगा। यानी कि इधर से ये जो आर्टरी है सेल्स में, आर्टरी ही क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसमें। तो आर्टरी पहले जाएगा, इन करेगा उस जो भी है उस टिश्यू, तो पहले वो एक लिम्फ नोड वहाँ छोटा सा होगा, उस ब्लड को फिल्टर करते हुए उसके अंदर जो है क्या है, कैपिलरी बना होता है, कैपिलरी बना होता है उस सेल टिश्यू पे। और वहाँ से ये जो आर्टरी जो कैपिलरी में जाएगा वहाँ स्लो में जाएगा, फिर धीरे धीरे वो कैपिलरी वेन्यूल में बनता जाएगा और वो फिर उसी से जो लिम्फ नोड है वहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, और वो जो ब्लड वेसल्स लिम्फ में निकलेगा, वो एक उसका जो पल्स रेट होगा जो मेन होना चाहिए, उसका पल्स रेट जो लिम्फ है वो उसी फिक्स से बाहर उसको पंप मारेगा जो कि नॉर्मल होना चाहिए। तो इस तरह से क्या है, हमारे देखते हैं ना हाथ वाथ कहीं भी है लगभग हमारा होते रहता है, हम सोचते हैं कि इतना कैसे परफेक्ट है, हमारा पल्स रेट हर जगह सेम होता है। नहीं, वो हर जगह लिम्फ नोड है, जब टिश्यू में गया और वहाँ से बाहर निकला तो वो क्या है, हर जगह वो फिक्स है, वहाँ से उतना ही में वो वेन में जो है ट्रांसफ़र करता है और वहाँ से वो हमारा फ्रीक्वेंसी जो पल्स रेट है वो मैनेज होते रहता है। और नहीं तो ऐसा लगता है कि ये कैसे, तो ये भी मतलब इतना फिक्स वर्क है। ये भी देखने को मिलता है कि हाँ भी कितना हमारे पल्स रेट को भी फिक्स रखने के लिए इतना छोटा छोटा हमारा लिम्फ नोड बना हुआ है जो कि हार्ट की तरह काम करता है। अब तो ये इस तरह से क्या है कि हर जगह लिम्फ नोड है, यानी कि जो भी कैपिलरी है वो लिम्फ नोड के अंदर बना हुआ है और वहाँ से फिर उसी कैपिलरी से आर्टरी गया और उधर से वेन निकला और वो फिर धीरे धीरे बड़े वाले में, मेन वाले में यानी वेना कावा में जुड़ता है, अपर वाले और लोअर वाले में। इस तरह से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कैसे होता है इसको समझते हैं। ये सब लीवर, पहले तो हमारा सारा न्यूट्रिएंट्स जो जाता है किसके थ्रू जाता है, स्टमक से लीवर में जाता है और लीवर से हार्ट को ट्रांसफ़र होता है। तो ये कैसे होता है, तो लीवर जो है क्या है, सबसे बड़ा ऑर्गन है हमारे बॉडी के अंदर, जो कि एकदम सेंटर पॉइंट में होता है। और जो होता है उसके अंदर जो ब्लड जो आता है दोनों टाइप का आता है, यानी कि आर्टरी ब्लड भी आता है और वेन वाला जो ब्लड होता है वो, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों आता है। यानी उसमें जो ब्लड का जो कैपिलरी होता है, साइनस जो होता है, साइनोइड जो होता है, वो दो डबल लेयर में होता है। डबल लेयर में होता है यानी कि उसमें जो आ रहा है वेन वाला भी एक ही डायरेक्शन में आ रहा है और आर्टरी वाला भी एक ही डायरेक्शन से आ रहा है। तो और साथ में क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम वाला भी होता है कि वो उसका जो गंदगी है उसमें जाते रहता है।
तो इस तरह से इसका थोड़ा अलग डिज़ाइन होता है और ये हेक्सागोनल के शेप में होता है क्योंकि इसमें से एक बाइल डक्ट भी निकलता है। वही कोलेस्ट्रॉल बनाने में जो बाइल जूस बनता है और इसमें बिलिरुबिन वाला जो टॉक्सिन होता है वो भी स्टोर होता है, जो कि वो कहाँ चला जाता है, इंटेस्टाइन में चला जाता है बाइल डक्ट के थ्रू। तो स्टमक के थ्रू जो आया वो वेन के थ्रू आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और उसके बाद से जो लीवर को मिला। फिर हार्ट के थ्रू से जो ब्लड आता है वो होता है आर्टरी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी से आता है और दोनों क्या होता है हार्ट में जाता है और उसमें जो भी काम है वो करते हुए वो कहाँ मिल जाता है, इसमें सेंट्रल वेन होता है, वो सेंट्रल वेन में मिलके फिल्टर होके फिर उसके बाद से उसमें सारा जो न्यूट्रिएंट्स बनता है वो सब ऐड होके वो निकल जाता है वेना कावा में। तो ये सारा फिल्टर होके और यहाँ फिल्टर होके निकलता है और यहाँ पे क्या है, यहाँ भी लिम्फ नोड है बड़ा वाला और सेंटर में जो वो लिम्फ नोड से गुजरते हुए वो ब्लड का फिल्टर एक बार और होता है लिम्फ नोड के थ्रू। लिम्फ नोड से गुजरते हुए वो कहाँ पहुँच जाता है, हार्ट में। तो हार्ट में ये तो पूरा फिल्टर ब्लड है। अब हार्ट में गया ये, तो अब यहाँ से ये क्या है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। हार्ट से अब ये कहाँ जाएगा, लंग्स के पास जाएगा। तो लंग्स के पास गया, यहाँ लंग्स में गया तो वहाँ लंग्स में जाने के बाद वहाँ पे एक होता है थाइमस, ठीक मेन कॉलर के तरह हो, यहाँ पे थाइमस ग्लैंड होता है जो कि इम्यून सिस्टम के लिए ही होता है वो। तो उसमें क्या, वो भी लिम्फ नोड के ही तरह वर्क करता है। ये जो हमारा जो गया यहाँ पे, ये जो ब्लड गया लंग्स में, ये सारा उसमें से गुजरते हुए निकलेगा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हुए वो जाएगा कहाँ, हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड से फिर से वो हमारे हार्ट के अंदर आएगा। यानी कि हार्ट के अंदर दोबारा वो फिर ऐसे नहीं है कि किसी ऑर्गन में जाके वो अनफिल्टर आ रहा है, वो फिल्टर होते हुए उधर से ऑक्सीजनेटेड होते हुए वो आर्टरी के थ्रू फिर से कहाँ आ रहा है, हार्ट में आ रहा है। हार्ट में आ रहा है यानी कि वो क्लीन ब्लड है, थाइमस के थ्रू वो क्लीन होते हुए आया है हार्ट में। फिर वहाँ से फिर वो अब वो क्लीन ब्लड है, हार्ट में भी क्लीन गया। तो इस तरह से क्या है, हार्ट का डबल लेयर प्रोटेक्शन भी हो गया। और ये जो थाइमस है इसी में टी सेल जो होता है, जब टी सेल जब बोन मेरो से जब उसका होता है तो वो जो ग्रो होता है ये थाइमस में ही होता है। और ये ग्रोथ फैक्टर के लिए ग्रोइंग फेज में ये बहुत ही एक्टिव होता है ये थाइमस। और ये फिल्ट्रेशन का भी काम करता है, मेनली वही मेन होता है। जैसे नीचे जैसे किडनी और लीवर से तो हो गया और नीचे एक लिम्फ नोड भी है, लेकिन ऊपर थाइमस से फिल्टर होके फिर से हार्ट में ब्लड जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वो पूरे बॉडी में फिर से उसी वो जब टिश्यू में जाता है तो लिम्फ नोड से गुजरते हुए फिल्टर होते हुए ही जाता है, फिल्टर होते हुए सही पंप होके वो फिर से लिम्फ से निकलता है। तो इस तरह से वो प्रॉपर बैलेंस बनाते हुए, हर जगह बैलेंस बनाते हुए हमारे बॉडी में वर्क हो रहा है। इसीलिए हम इतने आराम से होते हैं, हमें कोई दिक्कत, इतना जगह फिल्टर लगा हुआ है, इतना जगह कोई भी काम है, कोई भी सेल में घुसने के लिए लिम्फ नोड है, पहले आप उसमें अपने आप को साफ कीजिए फिर से और एक सही वाइब्रेशन से बाहर निकलिए जो बॉडी का है। तो इस तरह से सारा वर्क हो रहा है और ये किसी नॉर्मल मशीन में नहीं हो सकता। ये इंसान ही है जो कि इसे इतने अच्छे से रचा गया है, इतने अच्छे से इसका डिज़ाइन हुआ है, इसके डीएनए का, जो कि ये इंसान के बस की बात नहीं, ये काम जो है एक इंसान के बस की बात नहीं है। बाकी जो भी मशीन है कुछ भी है बना लेता है, लेकिन इंसान ही एक को नहीं है कि वो अलग से एक इंसान बना पाए डीएनए फॉर्म करके। तो यही एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ये जो है इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड वे में सब कुछ प्रॉपर वर्क हो रहा है, बशर्ते कि कुछ डिमेरिट ना हो उस डीएनए में, तो इस तरह से वो प्रॉपर वर्क कर पाता है। तो आदमी सोच बैठता है कि आखिर ये अपने आप तो नहीं बनाया होगा,
बनाया होगा, किसी ने तो डिज़ाइन किया होगा, किसी ने तो इसका कोडिंग किया होगा डीएनए में। क्या वही क्रिएटर, वही गॉड हैं जिन्होंने इस लाइफ को, इस छोटे से डीएनए तो बहुत छोटा होता है, तो ये छोटे से डीएनए का डिज़ाइन ये क्रिएटर जो जिसका नाम हम गॉड देते हैं, उन्हीं ने तो नहीं बनाया। पता नहीं क्या है, ये राज है। सो धन्यवाद।